हेलो गाइस, आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और इस सीरीज में हम लोग जो है WBJE के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे PYQ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने इस सेशन में जो है मैंने रखा है। और सेशन कैसा रहेगा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं। सिमिलरली क्वेश्चन देखेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, क्या जो है हमारे पास थिंकिंग रहेगा, उसके बारे में हम लोग सोचने वाले हैं। मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, अगर आप ये सेशन देख रहे हो, जब भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आए आप पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, सही बात है। अगर नहीं होता है, ठीक है ना, तो फिर आप जो है रिज्यूम करके कैसे सोल्यूशन हो रहा है, कैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पास इस सेशन को। और ये सेशन 1 है, और भी सेशन आने वाले हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं फिजिक्स से। और सबसे पहले जो फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि सॉलिड क्यूब ऑफ एज ए, ठीक है ना। एक मेरे पास सॉलिड क्यूब है, जिसका मान लो मतलब कोई सॉलिड क्यूब है, मैंने ले लिया अभी के लिए, तो इतना अभी के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ सॉलिड क्यूब, ठीक है। ऐसे दिखा रहा हूँ, चलो। जिसका एज जो है मान लो एक ये है, हमारे पास ए साइड है। मॉल्ट हम लोगों ने मॉल्ट मतलब उसे ये कर दिया, उसे मॉडिफाई किया उन्होंने कुछ, तो मॉल्ट क्या बोलते हैं उसे, मतलब उसे हम लोगों ने आग में डाल दिया, ठीक है ना। तो वो मेल्ट हो गया। तो जब मेल्ट हम लोगों ने किया इसे, तो वो क्या हो गया, 8 स्मॉलर आइडेंटिकल क्यूब्स में वो टूट गया, है ना। तो 8 हमारे पास छोटे छोटे क्यूब्स में ये डिवाइड हो गया। और प्लेस्ड वन एंड अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो 8 क्यूब्स हैं, उसको मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे जो है ऐसे करके आठों को एक जगह रख दिया, मतलब स्ट्रेट लाइन में मैंने कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। विद द एज ऑफ द बॉटम ऑफ द क्यूब विथ सेम, मतलब सेम वैसे ही रखा है मैंने, इस स्ट्रेट लाइन में मैंने इस क्यूब्स को सारी एक जगह में मैंने प्लेस कर दिया, सही, अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन कहता है ये हो गया, ठीक है। देन द वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं इस क्यूब की बात करूँ, जो इनिशियल हमारे पास क्यूब है, सॉलिड क्यूब जिसे बोल रहा है, एच लेंथ हमारे पास यहाँ पे ए है, उसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूँ, इनिशियल सेंटर ऑफ मास दैट इज A/2 में होगा। देखो गाइस, यहाँ से हमारे पास ये कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास हमें मिल गया, इनिशियल सेंटर ऑफ मास जिसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इनिशियल में आई लिख दे रहा हूँ, दैट इज A/2 के बराबर है। मैंने जब इसे मेल्ट किया, हमें पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम है ना, जो वॉल्यूम गाइस हमारे पास है वो कंजर्व रहता है। अगर कंजर्व रहता है तो हमारे पास सारे मतलब आठों क्यूब के जो वॉल्यूम है टोटल, उसके हमारे पास यहाँ पे सॉलिड क्यूब जो हमारे पास पहला वाला सॉलिड क्यूब है उसके बराबर हो जाना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है तो हमारे पास ये मान लेता हूँ मैं, सॉलिड जो छोटे वाले क्यूब मैंने यहाँ पे तोड़ा है, उसका एज लेंथ एक का मैंने एल ले लिया, ठीक है ना। अगर एल ले लिया है यहाँ पे मैंने, तो क्या हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि जो हमारे पास यहाँ पे ए है, दो वॉल्यूम इज ए क्यूब, बराबर होना चाहिए किसके, हमारे पास 8 L क्यूब के बराबर यहाँ पे होना चाहिए। ये रिलेशन फॉलो करता है, मतलब होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। अगर ये ऐसा है तो हमारे पास यहाँ से एल की वैल्यू जो आती है, दैट इज किसके बराबर आ जाती है, दैट इज A/2 के बराबर आ जाती है। क्योंकि दोनों मतलब क्यूब मैंने हटा दिया है दोनों तरफ से, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला रिलेशन यहाँ से आ जाता है। चलो अच्छी बात है, ये तो हमें मिल गया कि एल जो है वो A/2 के बराबर है। अब अगर मैं देखूं, ये तो हमारे पास A/2 था। अगर मैं इस पूरे स्ट्रेट लाइन का वो पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास, वर्टिकल शिफ्ट कितना है सेंटर ऑफ मास का, अगर मैं देखूं 4 क्यूब्स अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, दैट इज 4L, यही हमारे पास यहाँ कहीं जाके सेंटर ऑफ मास होने वाला है, क्योंकि 4 इधर है 4 इधर है, देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे 4 4L लेंथ अगर मैं चल के जाऊंगा, क्योंकि एक क्यूब का जो है एज लेंथ L है, तो मैं 4 जाऊंगा तो 4L हो जाएगा, है ना। तो 4L लेंथ में हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ये पूरे स्ट्रेट लाइन में मिलने वाला है, ठीक है। तो 4L किसके बराबर होगा गाइस, हमारे पास 4L जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, A/2 सॉरी 2A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ ना 4L का, तो यहाँ पे 2A के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं जो है यहाँ पे वर्टिकल शिफ्ट की बात करता हूँ, मान लो मैं डेल्टा H ले लेता हूँ, दैट इज वर्टिकल शिफ्ट है। क्या है ये, वर्टिकल शिफ्ट है, वर्टिकल शिफ्ट। तो वो किसके बराबर आ जाएगा गाइस, हमारे पास 2A में से अगर मैं A/2 मतलब इनिशियल सेंटर ऑफ मास को माइनस कर देता हूँ, तो शिफ्ट पूछ रहा है ना वो, तो 2A में से जो हमारे पास जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आया है, ऑफ कोर्स जो मतलब फाइनल जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का सेंटर ऑफ मास आया है, उसमें से अगर मैं A/2 जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को जो है वर्टिकल शिफ्ट मतलब शिफ्ट कितना हुआ है सेंटर ऑफ मास का वो मिल जाने वाला है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आता है, 3A/2 के बराबर आ जाता है। और यही हमारे पास क्या बन जाता है, इसका आंसर हमारे पास इधर बन जाता है ना। तो शिफ्ट पूछा था, अगर इन्होंने यही पूछा होगा कि सेंटर ऑफ मास बता दो इस पूरे जो है हॉरिजॉन्टल जो उन्होंने स्ट्रेट लाइन में सजाया उसका सेंटर ऑफ मास बता दो, तो हमारे पास यहाँ पे 2A रिपोर्ट करना था। बट इन्होंने पूछा है कि शिफ्ट कितना हुआ है, तो हमारे पास फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो फाइनल हमारे पास 2A था, इनिशियल हमारे पास A/2 था, माइनस कर दिया 3A/2, हमारे पास यहाँ पे इसका उत्तर जो है आ जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना।
नेक्स्ट का जो हमारे पास क्वेश्चन आता है इधर वो है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ पार्टिकल इज टाइड टू अ लाइट एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल है। मान लो हमारे पास यहाँ पे अगर लेंथ एल है तो रेडियस उन्होंने इनडायरेक्टली दे दिया है कि जो लेंथ हमारे पास जो सर्कुलर मोशन को करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप पिक्चर से भी डिपेक्ट कर सकते हो कि वो एक सर्कुलर मोशन यहाँ पे करने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो रेडियस है स्ट्रिंग का, अब कैसे सॉरी सर्कुलर सर्कल का जो भी बना रहा है वो, तो रेडियस हमारे पास यहाँ पे दे दिया है एल, चलो अच्छी बात है। एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, देखा आ गया ना, वर्टिकल सर्कल में हम लोगों ने यहाँ पे घुमाया उसे, अनदर एंड जो है हमारे पास वो टाई कर दिया, मैंने एक सेंटर से उसे टाई कर दिया, तो पूरा एकदम सर्कुलर मोशन वो कर रहा है। एट अ इंस्टेंस व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा कितना डिग्री दिया, 53 डिग्री, ठीक है ना। थीटा 53 डिग्री है लोअर वर्टिकल के साथ, जो स्पीड हमें मिला वो है कितना, √5 GL के बराबर। देन एक्सेलरेशन उस टाइम में कितना होगा, हमें ए रिजल्टेंट या फिर आप कह सकते हो ए नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे बताना है। अगर मैं बात करता हूँ सर्कुलर मोशन में दो टाइप की यहाँ पे एक्सेलरेशन होती है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक तो ए टेंजेंशियल मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक होता है गाइस ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात करता हूँ गाइस अगर मैं यहाँ पे हमारे पास दैट इज ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल से, तो वो हमारे पास क्या किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, अपॉन आर के बराबर होता है। तो वी स्क्वायर हमारे पास ये मान लो वी स्क्वायर है, और आर कितना है हमारे पास, यहाँ एल दे दिया इन्होंने, तो वी स्क्वायर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 5GL हो जाएगा, क्योंकि √5GL, तो वी स्क्वायर हमारे पास 5GL के बराबर होगा, और यहाँ पे अपॉन में एल है, तो ये एल एल कट जाएगा, टोटल हमारे पास 5G के बराबर हमारे पास किस क्या आ गया, दैट इज क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, ये तो हमारे पास ये हम लोगों ने क्या निकाला, सेंट्रीपिटल निकाल लिया हम लोग, क्योंकि सेंट्रीपिटल जो है वी स्क्वायर अपॉन एल के बराबर हमारे पास आता है, ठीक है ना। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, एक सेकंड, गलती से मैंने ए टेंजेंशियल के बताना की जगह मैंने सेंट्रीपिटल बता दिया, कोई बात नहीं। ये हमारे पास क्या हो गया, ए सेंट्रीपिटल है, ठीक है ना, जो कि किसके बराबर आता है, 5G के बराबर आ जाए, चलो अच्छी बात है। और ये हमारे पास टेंजेंशियल निकालेंगे, टेंजेंशियल किसके बराबर आ गया, ध्यान से देखोगे ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एंड वो अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व करता हूँ वो जी साइन थीटा के बराबर आ है ना, दैट इज जी साइन थीटा के हमारे पास यहाँ पे बराबर आ जाता है। अगर मैं जी साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 53 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास 10 जी की वैल्यू 10 लेना है, ठीक है ना। और अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 0.8 जी में पुट ही नहीं कर रहा, चलो मान लो यहाँ पे भी जी है तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.8 जी मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना। तो यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन मिल गया हमें। अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टेंट में बता दो कितना एक्सेलरेशन होगा, दैट इज ए नेट की बात कर रहा है, दैट इज हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट के अंदर ए जो हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल, इन दोनों का स्क्वायर का रूट जो भी मतलब रिजल्टेंट जैसे निकालते हैं आप सबको पता ही होगा, ठीक है ना। तो वैसे करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, दैट इज बराबर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 5J 25G स्क्वायर, और यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर कर देना, उसका जी स्क्वायर होगा। और अगर आप सॉल्व करोगे एक बारी, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज 5.06 हमारे पास जी के बराबर आएगा। मैं जी यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब चाहो तो यहाँ पे फिर अगर जी में भरोगे तो 9.8 जो भी होगा उसके आंसर में, तो यहाँ पे हमारे पास 50.6 के बराबर आ जाएगा अगर आप जी की वैल्यू 10 पुट करते हो, ठीक है। तो ये था गाइस हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार आप फिर से पीछे जाइए, एक बार फिर से ट्राई करिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है ना, और फिर से जो है सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को कोशिश करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, अच्छी बात है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट इन विच एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो है उन्होंने दे दिया है कि एनर्जी जो है एक फोटोन का कितना है, 13.06 इलेक्ट्रोवोल्ट, चलो अच्छी बात है। ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स इन सम एक्साइटेड स्टेट, चलो अच्छी बात है। टाइम टेकन इन ट्रांजिशन इज, टाइम पीरियड दे दिया इन्होंने। एवरेज टॉर्क बता दो कितना यहाँ पे लगा, ठीक है ना। अब ये गाइज अच्छा एक कह सकते हो कि मीडियम हमारे पास सवाल है, मीडियम लेवल का मैं कहूँगा इस सवाल को, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने टाइम पीरियड दिया है और यहाँ पे एनर्जी सोचने को दिया है कि कहाँ पे ट्रांजिशन होगा, तो कुछ बच्चों को नहीं पता हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे हमारे पास समझते हैं एक बारी। जो है यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट से कोई एक्साइटेड स्टेट में ही जाता है, 13.6 हम लोगों ने एनर्जी दिया है। हमें पता होना चाहिए कि अगर एनर्जी जो है वो 13.06 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो जो एनर्जी गैप होता है इन जो है 13.6 एनर्जी गैप कब होता है, कब होता है, कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो n बराबर 1 से n बराबर 5 को जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो जो आपने पढ़ा होगा लाइक जो है एनर्जी डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होता है हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। और कोई एटम होता तो यहाँ पे ऑफ कोर्स वो बताते कि कौन सा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ये हाइड्रोजन एटम है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो
13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट का जो गैप होता है एनर्जी लेवल का एक्साइड हो रहा है, तो वो n बराबर 1 से लेकर 5 तक वो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, एनर्जी गैप तभी होता है, ठीक है। तो n हमारे पास मिल गया कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब हमें पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, टॉर्क पूछ रहा है ना, टॉर्क पूछ रहा है। और टॉर्क क्या होता है, डेल्टा एल, दैट इज मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, टॉर्क के बराबर होता है, मतलब टॉर्क होता है। चलो अच्छी बात है, जैसे फोर्स बराबर होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वैसे हमारे पास ये होता है टॉर्क जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, ठीक है। चलो अच्छी बात है, उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया तो टाइम पीरियड की कोई दिक्कत नहीं है हमें। बता अब क्या निकालना है, दैट इज लीनियर मोमेंट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे निकालना है। अब अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स डुअल नेचर में आपने पढ़ाई, सॉरी एटम्स वाले चैप्टर में अगर आप पढ़ा है आपने, तो आपको पता होगा कि जो एल होता है बोर्ड्स लॉ से जो हमारे पास दिया था, दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। अगर मैं एल इनिशियल निकालूं, जो हमारे पास यहाँ पे एन बराबर 1 में कितना है, दैट इज 1 पुट कर दूंगा एन की वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारे पास एच अपॉन 2 पाई आ जाएगा। और अगर मैं एन फाइनल निकालता हूँ, दैट इज एक्साइटेड स्टेट में कितना उसका एंगुलर मोमेंटम है, तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 5 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 एच अपॉन 2 पाई के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो चेंज हमारे पास यहाँ पे जो आ गया डेल्टा एल, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वो कितना आ गया गाइस हमारे पास 4h अपॉन 2 पाई। और ऐसे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ 4h अपॉन 2 पाई को, तो यहाँ पे टू कट जाएगा, तो 2h अपॉन पाई के बराबर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का चेंज आ जाएगा। अगर एक बार ये आ गया तो हमारे पास यहाँ पे आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दैट इज टॉर्क, दैट इज बराबर 2h अपॉन पाई अपॉन, यहाँ पे उन्होंने दे दिया 10⁻⁻8 सेकेंड्स। एक बार आप वैल्यू जो है यहाँ पे h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, 10⁻, तो ये दिया ही हुआ है, एक बार आप पुट करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया है कि हम लोगों ने गंदे तरीके से लिख दिया है, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। पता चला इतना गंदा लिखा कि कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं देखूँ तो दैट इज 4.25 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन पर मीटर के बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर, है ना। तो ये था गाइज ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप एक बार यहाँ पे फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने कहा सॉलिड क्यूब का सेंटर ऑफ मास का, यहाँ पे अगर मैं सवाल देखूँ तो यहाँ पास सेंटर ऑफ मास चैप्टर से है। सिंपल गाइस, इनिशियल और फाइनल सेंटर ऑफ मास निकाल के आपको जो है शिफ्ट मतलब चेंज कितना हुआ सेंटर ऑफ मास में वो निकालना था। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे सर्कुलर मोशन का यहाँ पे क्वेश्चन आया, जिसमें हम लोग को ए नेट और ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल जो है एक्सेलरेशन कैसे होता है वो यहाँ पे निकालना होता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एटम्स चैप्टर से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज यहाँ पे, अच्छा फ्लूइड्स का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल गया। गाइस वैरायटीज हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो यूनिक सवाल मैंने आए हैं WBJEE में वो मैंने उठाया है, और ये पहला सेशन है। हम लोग ट्राई करेंगे कि जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे जो यूनिक पूछे गए हैं थोड़े से वो हम लोग उठाएं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस कोई भी कर लेगा। जो थोड़ा सा जो है यहाँ पे मीडियम टाइप का सवाल है उसको मैंने यहाँ पे उठाया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फ्लूइड्स का क्वेश्चन है, ये तो इजी है देखा जाए तो। हमारे पास अ वेरी नैरो कैपिलरी ट्यूब रिकॉर्ड अ राइज ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो हाइट राइज जो हुआ है दैट इज 20 सेंटीमीटर का यहाँ पे हुआ है। चलो अच्छी बात है। डिप्ड, जब मैंने उसे वाटर में डिप किया, when the area of cross section is reduced to 1/4 ऑफ अ फॉर्मर वैल्यू, तो यहाँ पे वाटर हाइट राइज कितना होगा। सबसे पहली बात तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर वो उन्होंने क्रॉस सेक्शन दिया है तो ऑफ कोर्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, और सर्कुलर का अगर मैं देखूँ मतलब जो है हमारे पास सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। सबको पता होता है क्योंकि एरिया जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है सर्कल का एरिया, तो वो एरिया जो है वो आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया को मैं जो है यहाँ पे क्वार्टर कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, एरिया इज क्वार्टर्ड, तो यहाँ पे रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1/4 उन्होंने हम लोग को क्रॉस करिया है, तो अगर एरिया को मैं यहाँ पे a/4 करता हूँ तो रेडियस जो है वो हमारे पास r/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने बता दिया आपको। चलो इतना आपको पता चल गया कि जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा। चलो हो जाएगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहते हैं देखते हैं एक बारी। कहता है कि हमारे पास यहाँ पे तो हो गया, अब बताना है कि हाइट राइज कितना होगा जब हम लोग इसे एरिया को चेंज करेंगे। चलो अच्छी बात है। अगर मैं हाइट राइज का फॉर्मूला लिखता हूँ जो हम लोग को पता होना चाहिए, दैट इज 2t cos थीटा r रो जी, इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए हाइट राइज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब भी बहुत लोग यहाँ पे बोलते हैं इसका जो है कंसेप्ट, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल रहा है क्या कि जो h है दैट इज हाइट राइज, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास रेडियस के,
ठीक है ना, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हाइट ऑफ द लाइट, अगर मतलब उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पे हाइट राइज कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेडियस को, रेडियस आधा हो रहा है ना, तो यहाँ पे रेडियस अगर आधा हो रहा है तो यहाँ पे जो हाइट राइज है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला है, हाइट राइज जो है वो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल, ठीक है ना, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे देखो रेडियस r/2 हो रहा है, अगर मैं इसे r/2 कर देता हूँ तो ये हमारे पास 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, जितना उन्होंने कम किया है उतना ही यहाँ पे बढ़ जाने वाला है, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हाइट है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा कितना, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइट राइज डेट इज वाटर राइज कितना हो जाएगा, वाटर राइज कितना निकल के आ जाता है हमारे पास, दैट इज 2 इंटू जितना हमारे पास इनिशियल हाइट था 20 सेंटीमीटर, एंड दैट इज बराबर 40 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आ जाए, ठीक है ना। तो इसी से क्वेश्चन, अगर आपको पता है कि हाइट राइज का फॉर्मूला क्या होता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था कि हाइट राइज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ये h बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो g के बराबर हमारे पास इधर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये था गाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार, कार का मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है ऑन अ रोड, टर्न रेडियस 30 मीटर का यहाँ पे रेडियस दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स, जो हमारे पास गाड़ी का टायर है और रोड, इन दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हो, दैट इज 0, काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.4 के बराबर है। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, म्यू की वैल्यू उन्होंने दे दी है 0.4 के बराबर, और यहाँ पे उन्होंने रेडियस जो है वो दे दिया है कितना, 30 मीटर। वो क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी मान लो मेरे पास यहाँ पे रोड है, ठीक है ना, और यहाँ से अगर कोई भी गाड़ी जा रही है, ठीक है ना, मैंने बक्सा बना दिया बट आपको समझना क्या है, मैंने ऐसे बना देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये गाड़ी हमारे पास यहाँ पे जा रही है, ठीक है ना। वी मैक्स जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वी मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, आप फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इट इज बराबर किसके होता है ना, म्यू आर जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, म्यू आर जी के बराबर होता है, हाँ जी, म्यू आर जी, ठीक है। चलो ठीक, वी मैक्स क्या आ गया हमारे पास, तो यहाँ से अगर मैं पुट करूँ डायरेक्ट, अब तो फॉर्मूला बेस सवाल हो गया, आपको म्यू आर जी पता होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यू आर जी की वैल्यू सबसे पहले तो म्यू 0.4, आर हमें पता ही है दैट इज 30 मीटर, और जी उन्होंने 9.8 लेने को बोला है, नहीं तो मैं 10 ले लेता, दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। तो 9.8 लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 9.8 हमारे पास ये आ जाएगा 30, और हमारे पास इधर आ जाएगा 10 पॉइंट कुछ कुछ आने वाला है, क्योंकि रूट है हमारे पास इधर, तो 10.8 के आसपास कुछ आ जाएगा मीटर पर सेकंड हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे सवाल आता है दैट इज, क्वेश्चन कहता है कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 सेंटीमीटर वायर, और 10 सेंटीमीटर ऑफ वायर व्हेन करंट 1 एम्पियर जो है फ्लो कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, मैं ऐसे रेट करूंगा अगर मैं, तो मीडियम सवाल बोलूंगा, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पे कह रहा है कि मोमेंटम पूछ रहा है, उन्होंने लेंथ दे दिया है वायर का, और हमारे पास करंट कितना फ्लो कर रहा है वो दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि जो आई बराबर नावेद के बराबर होता है, अगर आपने ऐसे याद किया है तो, ठीक है ना, वीडी नावेद मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो, ठीक है ना, इतना तो पता ही होगा फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एन है, डेट इज क्या है, ये एन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसे, एन जो है डेट इज कैरियर डेंसिटी जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या कैरियर डेंसिटी, ठीक है ना, वो डेट इज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे n डेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं एल ए एल के बराबर आता है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम पूछ रहा है, तो मोमेंटम बराबर होता है किसके, एम वी के, और n है तो यहाँ पे हम लोग n मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। और मैं इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो कैपिटल और छोटा मतलब स्मॉल और कैपिटल लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दैट इज क्या, यहाँ पे जो पता होना चाहिए कि जो आई होता है दैट इज होता है एन ए ई वी डी के बराबर होता है, चलो ठीक है। अगर ये है, अब n जो है वो कितने कैरियर डेंसिटी के बराबर होता है, दैट इज स्मॉल n ए एल के बराबर होता है। अब जो पूछा जा रहा है दैट इज मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि मोमेंटम एम वी के बराबर होता है, और n कैरियर डेंसिटी n है, तो n कितना होगा, n जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है n इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज n और m और वी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा वी डी के बराबर होगा। अब मैं अगर यहाँ पे वी डी निकालना चाहूँ, सबसे पहले तो यहाँ से वी डी निकाल लेते हैं कि वी डी जो हो जाएगा डेट इज आई अपॉन एन ए ई के बराबर हो जाएगा, है ना, एन ए ई के बराबर हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे तो हमारे पास ये आ गया, एन ए ई के बराबर आएगा। अब ए जो है वो एरिया है, ठीक है ना, ये याद रखना, ए जो है वो हमारे पास क्या है, एरिया है,
ये मैं लिख देता हूँ, पता चला आपको कंफ्यूजन हो गया, स्मॉल ने मैंने लिखा है, कैपिटल ए लिखना चाहिए बट कोई बात नहीं चलेगा। अच्छा, तो मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे आ गया, एन हमारे पास पता है कि एन ए एल के बराबर होता है, एम लिख देता हूँ ऐसे ही करके अभी के लिए तो ठीक है, और वी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ आई, और यहाँ पे एन ए ई बराबर हो जाएगा, एन से एन कट गया हमारे पास यहाँ से, है ना, एन ये हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास दोनों कट जाएंगे इधर से, ये कट जाएंगे, एल और अपॉन ई है, तो एम भी है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, दैट इज मोमेंटम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम करंट हमारे पास दिया हुआ है, और हमारे पास एल भी है, और अपॉन ई है। आप ये सॉल्व करोगे सब लिख देना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, लिख देता हूँ फिर भी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, करंट उन्होंने दे दिया है 1 एम्पियर तो 1 हो गया, इंटू लेंथ उन्होंने दे दिया 10 सेंटीमीटर, उसे कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर देना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ऐसा यूनिट्स में रखना है तो मीटर्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आप रखोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है ना, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 5.6, मैं नीचे लिख देता हूँ फिर भी जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, 5.6 आंसर जो आएगा डेट इज लिख देता हूँ, जो मोमेंटम आएगा, ठीक है ना, डेट इज 5.6, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली से कर सकोगे, बिकॉज मोमेंटम जो होता है दैट इज एम वी के बराबर होता है, और एन इलेक्ट्रॉन्स है तो एन मल्टीप्लाई आपको कर देना, ठीक है। उसके बाद आई जो है यहाँ पे हमारे पास नावेद के बराबर होता है, और एन जो है वो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं इसे, दैट इज यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में जितना भी होता है, ठीक है ना, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हो, या फिर वो पूरा वॉल्यूम में कितना होगा या वायर में, ठीक है ना, तो उसके बराबर हमारे पास होता है, दोनों को यूज करेंगे आसानी से आपके पास यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइज हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट गाइज जो सवाल हमारे पास स्क्रीन में आता है वो क्या है, अच्छा मैथ्स शुरू हो गए गाइज, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, अब देखते हैं मैथ्स में हमारे पास क्या है, बिकॉज मैथ्स का जो वेटेज है गाइज, क्योंकि पूरा सेक्शन जो है WBJE में हमारे पास मैथ्स का पूरा एक अलग एग्जाम होता है, ठीक है, देखा जाए तो हमारे पास, तो मैथ्स का सवाल हम थोड़ा ज्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू हमारे पास फिजिक्स में जितना हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला which passes through point 4,2 whose center is 0,0 and length of transverse axis जो है 4 है, और transverse axis is along z axis, ठीक है ना, 4 उन्होंने ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दे दिया है, एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, और जो पास करता है हमारे पास ये से, ठीक है। अगर मैं एक रफ सा स्केच बना दूं हमारे पास इस हाइपरबोला का जो उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, डायग्राम के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे हाइपरबोला नहीं लग रहा, बट कोशिश कर सकता हूँ कि मैं बना सकूँ इजीली, ठीक है ना, आपको समझ जाना है। ऐसा होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, मान लिया मैंने, चलो अच्छी बात है, और ये हाइपरबोला मान लो यहाँ पे मैंने 4,2 बना दे जहाँ से ये पास कर रहा है उन्होंने बोला है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे क्योंकि ये 4,2 से ये पास हो रहा है, ठीक है ना, और तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ना, 4,2 से पास कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 20, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब बहुत से बच्चे ऐसा पूछ रहे होंगे, सर आपने यहाँ पे 4 कैसे लिख दिया, यहाँ पे तो जो है ए की वैल्यू गिवन ही नहीं है, आपने 4 कैसे लिख दिया, ये पहले बताओ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है वही हमारे पास ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना, तो आसानी से हम लोग यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 4 दे दिया है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए 4 लिख दिया। तो यहाँ पे एक बार हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, जो है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, दैट इज ए की वैल्यू 2 है। चलो अब जो एसेंट्रिसिटी होती है ई, जिसको हम बोल देते हैं एसेंट्रिसिटी, दैट इज बराबर होता है किसके, रूट के 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर तो हमें पता चल गया, अब चाहिए क्या, हमें बी स्क्वायर चाहिए। अब बी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट हाइपरबोला है वो किससे पास कर रहा है, 4,2 से पास कर रहा है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 4/3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, चल ठीक है, क्योंकि ये 4,2 से पास कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा इन्फर कर सकते हैं कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो 4/3 के बराबर है, और यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, बी स्क्वायर फिर 2/√3 के बराबर जाएगा बी का स्क्वायर, बट हमें नहीं चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन ही चाहिए, तो एसेंट्रिसिटी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज रूट के अंदर 1 प्लस 4/3 और 4, तो ये कट जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर है, तो 1/3 हो जाएगा, एंड अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास आसानी से 2/√3
एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस देखता हूँ तो ये है हमारे पास डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, अच्छा इंटीग्रेशन का सवाल हमारे पास आ जाता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने कह रहा है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ये वाला आइडेंटिटी जो है इसका हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बताना है। सबसे पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। तो ये तो गाइस बहुत ही इजी सवाल हमारे पास हो जाता है। ये एनसीईआरटी की तरह ही हमारे पास यहाँ पे सवाल है, बट कोई बात नहीं, डब्ल्यूबीजेई में ये पीवाईक्यू है आया हुआ है, तो हमें एक बार इसे देख भी लेना चाहिए और एक बार रिविजन। जिसका पता है वो तो ठीक है, जिसका नहीं पता उसका पता हो जाएगा, और जिसको पता है उसका रिविजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन बताना है, सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक दी हुई है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी अपॉन में, ये हमारे पास पूरा आइडेंटिटी लिख देंगे इधर, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और हमारे पास इधर प्लस में सी अपॉन 2 प्लस एक्स मैं लिख सकता हूँ, है ना। एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेता हूँ, इसको इसके बराबर करना है ऑफकोर्स, ठीक है ना। दैट इज 3x माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो हो जाएगा। मैं एक बार छोटा कर देता हूँ क्योंकि हमें लिखना है पूरा आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, चलो ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पता चल गया हमें कि ये होता है। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेता हूँ, हमारे पास आसानी से ये आ जाएगा कि जो 3x माइनस 1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज ए एक्स प्लस बी के बराबर आएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। और प्लस सी के बराबर आएगा, और वो मल्टीप्लाइड है किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर ले लिया, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उल्टा रीअरेंज करके लिखा है बिकॉज देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ओके चलो, 1 माइनस, ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। अब अगर मैं कंपेयर करूँगा कोफिशिएंट, कंपेयर करके हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए प्लस सी ऐसे हो जाएगा। ए प्लस सी की जो वैल्यू होगी ना गाइस, वो 0 के बराबर आएगी, और 2a प्लस बी, क्या 2a प्लस बी इस माइनस सी, इसकी बराबर किसकी आ जाएगी, हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगी। आप सॉल्व करके देखना, आपके पास वही आ जाएगा। रिलेशन को कोफिशिएंट जो है उसको कंपेयर करना है एक्स के कोफिशिएंट एक्स के साथ, तो वैसे करके हमारे पास यहाँ पे 3 रिलेशन आएगा, और तीनों में से ए बी सी की वैल्यू हमारे पास पता चल जाएगी। 2b प्लस सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। अगर सॉल्व करना, आपको ये तीनों रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ना करके देखना, आपको समझ में ऑफकोर्स आने वाला है, ठीक है। देखो आपको बस इसको जो है एबीसी का मतलब एक एक करके हमारे पास कोफिशिएंट को कंपेयर करके यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, और सी की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाने वाला है। तीनों जब आ जाएगा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी सी आ गया है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से निकाल लेंगे ऑफकोर्स। और वो क्या आ जाता है, मैं लिख देता हूँ लास्ट आंसर हमारे पास ऑफकोर्स बिकॉज निकल गया है। दैट इज 3x माइनस वाई, जो भी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। दैट इज x, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 1 पुट कर देना, ए बी वैल्यू पुट कर देना, आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन पूछ रहा है, इंटीग्रेट करने को यहाँ पे नहीं कह रहा वो, तो यहाँ पे सिंपल हमें बस पार्शियल फ्रैक्शन लिख देना है, ऑप्शंस में वही होगा, तो आपको वो वाला टिक कर देना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मैथ्स का सेकंड क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है गाइज वो है हमारे पास यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन का सवाल है। और गाइज आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का सवाल, इससे पता चलता है कि इंटीग्रेशन का सवाल जो है वो ज़्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन का सवाल जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि x⁻27 ऐसे कुछ रिलेशन दिया हुआ है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, सिंपल थोड़ा सोचते हैं क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो सवाल होता है वो सोच के हमारे पास यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो x⁻27 है, 1x एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या है, सिंपल पहले हम लोग क्या करते हैं ना, x⁻27 है उसको अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1, अगर मैं देखूँ 27 है, ठीक है, और यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, इधर x⁻4 को यहाँ पे मैं रखता हूँ, है ना। देखते हैं क्या बोल रहा है वो, ऐसे रखता हूँ मैं, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे x⁻4 प्लस x⁻5 प्लस x⁻6 मल्टीप्लाई कर, मतलब ऑफकोर्स x⁻6 है, ठीक है ना ऊपर। तो जब आप इसे खोलोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और x³ को भी हमारे पास यहाँ पे मैं अंदर डाल दूंगा, ठीक है।
चलो और एक बार इजी समझाता हूँ जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ ना, इधर देखो 27 है, उसे मैं 24 और 3 में तोड़ देता हूँ, प्लस करेंगे ऑफकोर्स हो जाएगा। 4 और 3 4 3 7 होता है, पता ही है। तो मैंने एक बार लिख देता हूँ फिर भी, एक्स टू दी पावर 24 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 6, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स क्यूब का, मल्टीप्लीकेशन में ही है सब कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ऐसा यहाँ पे dx है, ठीक है। सेम ही है, बस थोड़ा सा मैंने इसे 27 को तोड़ के यहाँ पे 24 और एक्स क्यूब में लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 24 को अंदर डाल दूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 6 टू दी पावर 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 5 6 30, 6 36 होता है, ठीक है। सेम वही चीज़ आ जाएगा जो आप मल्टीप्लाई करके हम लोग आसानी से एक्स टू दी पावर 24 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास सिंपल डॉट में डेट इज 6x5, 6 टू दी पावर 5 हो जाएगा, प्लस 5 टू दी पावर x 4 हो जाएगा, प्लस 4 टू दी पावर x क्यूब हो जाएगा इधर, ठीक है। बस दोनों को मल्टीप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को क्या, किसको, एक्स क्यूब सॉरी एक्स टू दी पावर 6 प्लस एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4, इसको मैं टी पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 6x5 प्लस 5x4 प्लस हमारे पास 4x क्यूब, ये dx बराबर हो जाएगा dt के। आ गया ना, मज़ा आ गया, ठीक है। चलो समझ में आ गया, dt हो गया। चलो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आ गया सवाल हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया, दैट इज t टू द पावर 6 dt, खत्म, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है इसका। अब इसका ये सोते सोते आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, दैट इज पावर टू टी टू द पावर 7 अपॉन 7 के बराबर जाएगा, प्लस c आप यहाँ पे रखना चाहते हो रखो, ठीक है। तो यहाँ से हम जब पुट करेंगे आप कॉस टी की, तो आप 7 पुट कर देना, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, दैट इज एक्स टू दी पावर, बाहर निकाल के भी लिख सकते हो, दैट इज 28 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 7 अपॉन में हमारे पास इधर जो है 7 प्लस सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इधर आंसर आता है। प्योरली आपको थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज करके यहाँ पे इंटीग्रेशन करना था, आसानी से आपका इधर रिलेशन दिख जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट गाइस जो सवाल आता है वो है हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन का, वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन दिया है 0 to 1 tan इनवर्स x और tan 1/x। बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे तो इजी डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कंसेप्ट भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले tan इनवर्स x लिखा है, tan इनवर्स x को रहने दो, और tan इनवर्स 1/x, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आइडियल केस लेके चलेंगे। तो 1/x जो है वो cot इनवर्स x के बराबर होता है। इंटीग्रेशन 0 से 1, पता होता है कि आइडेंटिटी है कि ये जो है वो π/2 के बराबर है। तो यहाँ पे 0 से 1 π/2 dx एंड डेट इज बराबर π/2 1 करोगे तो वही हो जाएगा वहाँ पे सिंपल। तो आंसर जो आ जाएगा डेट इज π/2 आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है डेट इज़ यहाँ पे लिमिट्स का सवाल आता है। ये अगर मैं दूँ मीडियम लेवल का क्वेश्चन जो है ये हमारे पास यहाँ पे होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का हमारे पास f(x) दे दिया है, यहाँ पे लिमिट मैं एक बार लिख देता हूँ कि लिमिट क्या दिया उन्होंने पूछा क्या है, वैसे भी लिखना ही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h f1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 3h, ठीक है ना। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे f डैश बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं f1 माइनस h1 और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, h कॉमन ले लिया मैंने, तो h कॉमन ले लिया मल्टीप्लाइड बाई h कॉमन ले लिया, मान लो चलो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इधर ही -1 लेके, सॉरी 1 ले लूँगा पहले, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे h क्यूब है सबसे पहली बात तो, और मगर h कॉमन ले लेता हूँ तो h स्क्वायर प्लस 3 बचेगा, h स्क्वायर प्लस 3। चलो ये हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, -1 ये कर दिया, तो यहाँ से ये जो चीज़ बन रहा है ना वो क्या हो जाएगा, इधर अगर माइनस कर देता हूँ तो ये जो है वो हमारे पास f'1 बन गया, f'1। तो मैं निकालना क्या है, f'1 निकालना है, और हमारे पास ये तो है ही। तो f'1 डॉट हमारे पास -1/3, ये h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल निकालना क्या है कि f'1 निकालना है। अब f'1 आप आसानी से सोते सोते निकाल लोगे। f'1 आपको पुट कर देना, सबसे पहले f' निकालो और f'1 में 1 पुट कर देना, ठीक है ना, मतलब f' में 1 पुट कर देना। तो f'1 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, दैट इज यहाँ पे लिखने इक्वेशन आपको पता ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो मैं f' पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। दैट इज बराबर हो जाएगा हमारे पास इधर 30x9 सॉरी 30x9 माइनस 56x7 माइनस प्लस 30x5 माइनस 60, नीचे लिख रहा हूँ
-36x² प्लस 6x, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर देना तो यहाँ पे f'1 आ जाएगा। f'1 जो है अगर आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास -53 आता है, -53, ठीक है। और -53 हमें निकालना क्या है, पूरा ये चीज़ निकालना है, तो f'1 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1/3 का, और 3 में मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर जो है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डेट इज माइनस माइनस तो प्लस हो गया 53/3 एंड डेट इज बराबर हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे तो इस ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो नन ऑफ दिस जो है यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। 50/7 है, 22/3 है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, चलो ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है, आप ऑप्शन चेक कर लेना एक बार, बट फिर भी ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दिस मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। 53/3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 53/3 हमारे पास आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आता है वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है। मीडियम सवाल मैं बोलूँगा, इतना ईजी भी नहीं है बट हार्ड भी नहीं है इतना, तो आप आसानी से, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आसानी से आप कर सकोगे। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपका सोल्यूशन निकालना है। सिंपल गाइस, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिख रही है, ठीक है ना। आइडेंटिटी आपको दिख रही है इधर, x dy प्लस y dx dxy होता है, तो मैं इस तरफ ले आता हूँ। पहले तो x dy को रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, x dy प्लस y dx और x y -1 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर यहाँ पे x जो है dx अपॉन x² मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, अपॉन x²। चलो यहाँ पास यार दे दिया, हमें पता है ये जो है डेट इज dxy के बराबर होता है, तो dxy अपॉन में xy -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, dxy अपॉन -1 दिस बराबर dx अपॉन x²। अब इंटीग्रेशन करूँगा बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा dxy और xy है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आसानी से हमारे पास आंसर जो है आ जाने वाला है। डेट इज dx अपॉन, मतलब इंटीग्रेशन आपको पता ही है इसका क्या ही होता है, डेट इज dx -1 और यहाँ पे xy -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हमारे पास यहाँ पे dx जो भी है यहाँ पे dx अपॉन x² है, और थोड़ा इंटीग्रेशन आप कर लेना इधर, ठीक है। आपको पता ही है कि -1 अपॉन x² है, डेट इज 1 अपॉन xy -1 बराबर हो जाएगा -1 अपॉन x के प्लस c, ठीक है। और जब आप इसे और थोड़ा सॉल्व करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे ये करोगे, मैं लिख देता हूँ फिर भी, चलो दिखाता हूँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जिससे एक ही पेज में आपको हो जाए, बार बार आपको 10 पेज जो है घूमना ना पड़े। आंसर यहाँ पास डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। आंसर क्या आता है, डेट इज आंसर यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन xy -1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस c के, है ना। ये आंसर आ जाएगा। अब रीअरेंज करके आपको आसानी से यहाँ पे आंसर मिल जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये था इस क्वेश्चन का भी आंसर। अच्छा इजी क्वेश्चन था, आपको ये वाला आइडेंटिटी पता होना चाहिए था, ये वाला चीज़ कि ये जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, dx, xy के डिफरेंशिएशन से यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइज जो सवाल है वो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन से है। इजी सा क्वेश्चन गाइज हमारे पास, मैं तो बोलूँगा इसे, बट फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा। क्वेश्चन कहता है कि इफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + 1/3 का पावर 30 है, द कोएफिशिएंट ऑफ r - 1th टर्म एंड r + 5th टर्म आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ r बता दो। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास r - 1th टर्म और r + 5th टर्म, ठीक है, वो दोनों बराबर है। सबसे पहले r - 1 है, तो r माइनस मतलब टर्म है, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ 30, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ये है 30c। r - 1th टर्म है तो r - 2 के बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर होता है, 30 बराबर किसके है, c r + 4 के बराबर हो जाएगा, मतलब एक कम हो जाता है, आपको पता ही है, तो ठीक है ना, कि वो r + 1 होता है तो r हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको पता होना चाहिए कि ये बराबर दे दिया है। अगर दोनों हमारे पास यहाँ पे बराबर है, या तो x + y हो जाएगा हमारे पास n के बराबर, या तो x बराबर y होगा, ये दो हमारे पास और यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो x बराबर y के हैं या फिर x + y बराबर है n के, ठीक है। तो अगर x + y बराबर कर दूँ n के, दैट इज r - 2 बराबर होगा, एक तो पहली बात तो r - 2 बराबर होगा r + 4 के, और या तो हमारे पास r - 2 प्लस r + 4 बराबर है 30 के। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आसानी से हमारे पास 2r + 2 जो है 30 के बराबर आएगा, और यहाँ से आप r की वैल्यू आसानी से 14 निकाल सकते हो इजीली, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा यहाँ पास 14 आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है, 14 हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, आपको दो रिलेशन पता होना चाहिए, और क्या टर्म्स के बारे में आपको कैसे बाइनोमियल में खेलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटी पीएनसी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंसीडर द लेटर्स ऑफ इनकर्जन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन विच वावेल्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो इनकर्जन है, देखते हैं एक बारी हमारे पास। पहली बात तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 9 हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, या टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स अगर मैं लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स अगर मैं बात करता हूँ, आप गिन के देख लो, इनकर्जन में हमारे पास यहाँ पे 9
अल्फ़ाबेट्स हैं। चलो ठीक है, अब उनमें से आई कितनी बार है, आई 2 बार आया है, ठीक है ना, आई हमारे पास यहाँ पे 2 बार आया हुआ है। अगर मैं बात करूँ सी का, ठीक है, सी हमारे पास यहाँ पे एक बार ही आया हुआ है। ओ का हमारे पास यहाँ पे एक बार प्रयोग हुआ है, और एस जो है वो भी हमारे पास एक ही बार आया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो अरेंज करना है कॉन्सोनेंट्स और अल्फ़ाबेट्स को, टोटल नंबर ऑफ 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज जो है 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे कितनी बार सेम आया हुआ है, ठीक है ना, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और इसमें भी हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ वेज है, ठीक है ना। तो ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 9p5 जो है हाँ 9p5 जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है, ठीक है ना। 9p5 हमारे पास डेट इज दी ऑप्शन हमारे पास इधर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको पता है बेसिक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है पीएनसी का तो आप इजीली इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास रिलेशन है, शायद आपको ना दिख रहा हूँ, मैं एक बार अच्छे से यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। क्या है हमारे पास रिलेशन, दैट इज 16 1/x, ठीक है, अपॉन में 2x + 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, यूनिटी। अब इसमें से ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं 16 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2⁴, ठीक है ना। और इसको मैं यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दैट इज़ 4/x हो जाएगा देखा जाए तो, अपॉन में 2⁴x + 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ रीअरेंज करके दैट इज़ 4/x - x - 3, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो है ग्रेटर देन 1 है तो 2 आप कह सकते हो कि ये जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी जाके ये 1 से ग्रेटर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 4/3 - x - 3, 4/x हो जाएगा, सॉरी 3 लिख दिया मैंने गलती से, 4/x - x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। अगर मैं देखूँ इधर थोड़ा सा यहाँ पे रिसॉल्व कर थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे लिख सकूँ मैं ये सब, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलो, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अगर मैं रीअरेंज करता हूँ दैट इज हमारे पास 4 - x² क्वाड्रेटिक बन जाएगा -3x अपॉन x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। अगर मैं इसका फैक्टर बनाता हूँ दैट इज x + 4 बन जाएगा एक फैक्टर, और एक हमारे पास यहाँ पे x - 1 फैक्टर बनाओगे, सबको पता ही आप कैसे बनाते हैं, अपॉन x हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अच्छा फैक्टर बना रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव साइन आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन पे यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 से कम होना चाहिए। वेवी कर्व लगाओगे, इसके बाद तो वेवी कर्व लगाना है। वेवी कर्व जब आप लगाओगे तो आपको यहाँ पे आंसर जो है प्लेट में सजाया हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है सारा यहाँ पे 0 से 1 हो सकता है, 0 से इन्फिनिट हो सकता है, बट -∞ से हमारे पास -4 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉरी जो हमारे पास आंसर आएगा, गलती से मैंने क्या बोल दिया, एक सेकेंड, जो हमारे पास आंसर आएगा 0 से इन्फिनिट, मैं बता देता हूँ क्या आएगा आंसर, फिर भी लिख देता हूँ जिससे आपको एक बार क्रॉस चेकअप कर लेना, ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी दैट इज -∞ से लेकर 4 यूनियन हमारे पास 0 से लेकर 1, तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। बट जो है 0 से इन्फिनिट जो है यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होगा, तो सिंपल हमारे पास यही जो है नॉट सोल्यूशन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आपको बेसिक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए थी, आप इजीली लगा के आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ वेक्टर ए हैज 8 and 6 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली इन x and y डायरेक्शन, तो ए वेक्टर हमारे पास यहाँ पे दे दिया है 8i + 6j, ठीक है ना, x and y डायरेक्शन में यहाँ पे दे दिया है, ए वेक्टर हमें दे दिया है। एंड a + b वेक्टर जो है उन्होंने कुछ तो दे दिया इधर 11i + 10j। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ बी वेक्टर बता दो, मतलब मैग्नीट्यूड बता दो किसका, बी वेक्टर का। इजी सा क्वेश्चन, हद से ज़्यादा इजी। मान लेता हूँ कि जो बी वेक्टर है वो हमारे पास xi + yj है। a + b करूँ तो हमारे पास यहाँ पे 8 + xi प्लस हमारे पास यहाँ पे 6 + yj, ठीक है ना, बराबर है किसके, 11i के प्लस 10j के। तो इधर से दो रिलेशन आ गया, 8 + x बराबर है 11 के, और 6 + y जो है वो हमारे पास कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ x और y कितने आ गए, डेट इज़ 3, इधर से 11 - 8 3 हो गया, और y बराबर हमारे पास 4 हो गया, ठीक है ना। तो b हमारे पास क्या आ गया, b वेक्टर जो है डेट इज़ बराबर 3i + 4j।
तो मैग्नीट्यूड निकालना है, सबको आता है मैग्नीट्यूड निकालना, इट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड डेट इज़ बराबर, बहुत ईजी सवाल, ठीक है ना, निकाल सकते कोई भी, डेट इज़ 5 ऑफकोर्स, ठीक है, 25 आता है तो 5 हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगी। मैग्नीट्यूड पूछा था, उन्होंने निकाल दिया, यहाँ पे 5 कहाँ है, ये रहा, ए ऑप्शन मिलती थी। करेक्ट आंसर क्या है, निकाला क्या हम लोगों ने, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर उन्होंने पूछा था, हमने ये निकाल दिया, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा तो गाइस यहीं तक था हमारे पास आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किए हैं। हम लोगों ने मैंने ट्राई किया है कि मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, जो यूनिक क्वेश्चन थोड़े से लगे मेरे को, ईजी भी मैंने डाला है, जिससे आपको जो है यहाँ पे सारे ही हार्ड हो जाएगा, ऐसा दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने ईजी क्वेश्चन भी डाले हैं जो आपका आने के चांसेस हैं, जिससे कंसेप्ट आप सीख सको, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इस सेशन में डालने की कोशिश की है ना। तो ये आज सेशन 1 था। हम लोग ऑफकोर्स और भी सेशन जो है इस चैनल में लेने वाले हैं। अभी आज 13 है और हमारे पास WBJ का जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, वो हमारे पास 30 अप्रैल को है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। और जो है प्रिपेयर करते रहिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार डाउट सेक्शन में, मतलब ऑफकोर्स कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट पूछना, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप जब PDF डाउनलोड करोगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा लिंक। आप ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। वहाँ से जो है आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आंसर कर दूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हमारे पास QSS के सेशन में, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।